वही सिटी न्यूज के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। साल 2024 का चुनाव नजदीक है, राजनीतिक गतिविधियां जो है बढ़ गई हैं और इन्हीं गतिविधियां के चलते जो है हर हल्के में कुछ न कुछ हलचल तो चालन लाग रही है। वह हलचल मापन खातर या के चालन लाग रहा है वो जो है आपने दिखाने खातर या स्पेशल सीरीज शुरू करी गई है। और आज के इस सीरीज में जो है खासतौर पर मेरे साथ में है कृष्ण साथरोड जी, जो कि उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है ना, कृष्ण साथरोड जी जो कि उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के हरियाणा से। सर स्वागत है सिटी न्यूज में आपका। नमस्कार जी। मैंने ये बताओ, युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष एक पद तो बड़ा मतलब सुनने में लगे कि भाई बहुत बड़ा पद है, लेकिन एक्चुअली में इस पद का कोई फायदा भी है? कोई कहीं ना कहीं इस पद में आगे भी आपने बिठाया जावे या सिर्फ एक नाम दे दिया खुश करने खातर? देखिए, खुश करने का मामला नहीं है और ये पद वैसे नहीं मिलता, कोई चिट्ठी नहीं मिलती है इसमें। आपको बता दूं कि मैं यूथ कांग्रेस में चुनाव होता है। हाँ। और ये चुनावी प्रक्रिया पहली बार 2010 में हरियाणा में हुई थी। पहला चुनाव 2010 में हुआ था, फिर 2012 में हुआ था, फिर 2016 में हुआ था और अब 2021 में हुआ था। और इसमें हमें चुनाव लड़ना पड़ता है। इसमें 18 से 35 साल तक के लड़के लड़कियां जो हैं वो यूथ कांग्रेस के मेंबर होते हैं और सक्रिय जो मेंबर हैं वो अपनी वोटिंग करते हैं। और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, हरियाणा में जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो प्रेसिडेंट बना, जिसको सेकंड मिले वो उपाध्यक्ष बना। तो हमारे को कोई चिट्ठी दे करके नहीं बनाया गया है। हमने चुनाव लड़ा था। मैंने चौथा चुनाव यूथ कांग्रेस का लड़ा है। सबसे पहला मैंने असेंबली का चुनाव लड़ा था। मैंने अभी जो चुनाव हुआ प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और मैं सेकंड रहा, इस वजह से मेरे को उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है। तो ऐसा नहीं है कि जिम्मेवारी की बात आए तो मैं 2016 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं प्रदेश महासचिव बना था। अच्छा। और प्रदेश महासचिव के बाद पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए मेरे को नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंट किया और मैं कई दिनों तक उत्तराखंड में कांग्रेस का यूथ कांग्रेस का प्रभारी रहा और वहाँ मैंने सेवाएं दी हैं। उसके बाद जब यूथ कांग्रेस का हरियाणा में चुनाव आया तो हमारे साथियों ने सबने मिलकर के फैसला किया कि हमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं मेरी इच्छा से बड़े पद से, नेशनल सेक्रेटरी के पद से रिजाइन दे करके मैंने यहाँ प्रदेश में चुनाव लड़ा था और मैं आज उपाध्यक्ष हूँ। और वैसे भी कोई बात नहीं, जब भी पार्टी की कोई जिम्मेवारी होती है हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं और जब भी मौका मिलता है तो पार्टी हमें मान सम्मान भी देती है और हमें काम भी देती है। मान सम्मान की बात करी, देखो युवा कांग्रेस में आपने चुनाव लड़ा, जीते या जो है सेकंड पोजीशन पर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअली में जो चुनाव है यानी कि जो विधानसभा के हों या फिर एमपी के हों, उसमें कितने न कितने प्रायोरिटी दी जावे है आप लोगों ने? ऐसा है, अगर आप नज़र लगा के देखोगे, मैं अभी के संदर्भ में अगर बात करूं तो हमारे फिलहाल जो हैं वो रेवाड़ी से एमएलए हैं चिरंजीव राव। जब 2010 में मैं असेंबली का चुनाव लड़ रहा था तो वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे। और अभी जब मैं नेशनल सेक्रेटरी था तो वो भी नेशनल सेक्रेटरी थे। वो आज रेवाड़ी विधायक हैं। फिलहाल यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। फिलहाल कालावाड़ी में शीशपाल खेरवाड़ा जी हैं, वो हमारे साथी हैं, यूथ कांग्रेस में हमारे साथ काम किया। वो एमएलए हैं कालावाली से फिलहाल। ठीक है। रानिया से विनीत कंबोज हैं हमारा साथी, उसको टिकट मिला था। और भी कई हलकों में कई साथियों को कांग्रेस ने अकोमोडेट किया था। देखिए, कई बार क्या होता है कि चुनाव लड़वाना पार्टी का काम है कि वो किस साथी को कहाँ से चुनाव लड़वाए। अब मांगने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। अब उसमें से पार्टी किसको अच्छा उम्मीदवार मानती है, किसको किस जगह पे लड़वाना है, कैसे। लेकिन यूथ कांग्रेस को हर बार पार्टी ने टिकटें दी हैं। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है कि भाई युवा कांग्रेस में जो भी जितने यूथ कांग्रेस में से निकल के आवे उनकी टिकट मिले है या मौका मिले है। आपकी अगर बात करें तो आने वाले समय में आप अपना आप टिकट देखो, आप कितना मौका चाहोगे? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बरवाड़ा है और इच्छा मेरी भी है चुनाव लड़ने की। लेकिन मेरी इच्छा पार्टी के साथ है। अगर पार्टी इजाज़त देती है, पार्टी मौका देती है, ठीक है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं बरवाड़ा मेरा गांव बरवाड़ा में पड़ता है और मैं पिछले लंबे समय से बरवाड़ा में राजनीति कर रहा हूँ। मैं पिछली बार जिला परिषद का मेंबर था तो मेरे सारे के सारे गांव बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का लगभग सबसे बड़ा गांव हमारा है। तो मेरा तो बनता ही यहाँ से है और मैं तो पार्टी में अगर आवेदन करूँगा और पार्टी से मांगूंगा तो मैं तो यहीं से टिकट मांगूंगा। बाकी पार्टी मुझे कहाँ से लड़वाना चाहती है और पार्टी लड़वाना चाहती भी है कि नहीं लड़वाना चाहती है, वो तो देखो। बाकी अगर किसी पार्टी से भी कोई शख्स होता ना तो मैं मान लेती भाई पार्टी से टिकट मांगी जागे या ओढ़े जो जाके कितने न कितने अपनी इच्छा जाहिर करी जागे। लेकिन कांग्रेस का जो नाम आ जाए ना थोड़ा गुट के आ जाए भाई, बुड्ढा साहब के शामिल जावांगे, शैलजा जी के शामिल जावांगे, सुरजेवाड़ा साहब के शामिल जावांगे, तो आप कौन से गुट में जाके जो है टिकट की दावेदारी ठोकने वाले हो?
देखिए टिकट तो आपका नेता आपकी मदद करता है। हाँ। जो भी आपका नेता वो मदद तो करता है। आपकी श्रद्धा कौन से गुट में? मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन टिकट के लिए आवेदन आपको कांग्रेस से ही करना पड़ेगा। हाँ। जो इंटरनल प्रक्रिया है कांग्रेस की, कांग्रेस के चुनाव के समय में वहाँ एक अलग अलग 2-3 तरह की कमेटियाँ बनती हैं, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, जिसमें हरियाणा से बाहर के लोग भी होते हैं, जो अपने अपने पैरामीटर पे सारे कार्यकर्ताओं को देखते हैं। उसके बाद में हमारी सीईसी बनी हुई है, जिसमें हमारे सीनियर लीडर जितने भी सारे के सारे हैं वो आखिरी मोहर लगाते हैं, उसके बाद टिकट मिलती है। इसी प्रक्रिया के बीच में जो कार्यकर्ता जिस नेता से जुड़ा हुआ है या जो नेता जिसको पसंद करता है उसकी मदद करता है आपस में। तो मुझे तो टिकट कांग्रेस से मांगनी है, और मदद करने की बात आती है तो अभी आपने जिक्र किया, तो मैं तो यूथ कांग्रेस से टिकट मांगूंगा, यूथ कांग्रेस के कोटे में टिकट मांगूंगा। तो मेरे नेशनल प्रेसिडेंट है, मेरे नेशनल इंचार्ज जो हैं, प्रक्रिया तो वही बनती है कि वो प्रॉपर तरीके से हमारा नाम भेजें और हमारे को टिकट दिलवाएं। अच्छा, एक बात बताओ, ये ना मतलब हर बार क्या होता है कि भाई इलेक्शन आया, जैसे इलेक्शन आया कांग्रेस के आपसी गुटबाजी जो है, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा राजा है पिछले 2 बार से, मैं खुद देखने लग रही हूँ कि होने लग रहे हैं। तो आपने को लगे कि इस बार भी यह गुटबाजी कितनी भारी पड़ गया है? देखिए, गुटबाजी का कोई मामला नहीं है। ये तो क्या होता है कि बहुत राजनीति का बहुत हेल्दी सा प्रोसेस है। हाँ। क्या है कि हर कोई कार्यकर्ता चाहता है अपने नेता के लिए काम करना, और हर कोई नेता चाहता है कि अपने कार्यकर्ता को वो आगे बढ़ाए। अब एक प्रदेश में अगर 5 स्टेट लेवल के लीडर हैं, तो ये तो अच्छी बात है किसी भी पार्टी के लिए। अगर एक ही हो, ये ना हर पार्टी में होते हैं, लेकिन कांग्रेस की ढाल नहीं कि भाई अगर एक नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, तो दूसरे नेता का जितना भी कार्यकर्ता है कोई नहीं आओगा। किरण चौधरी अगर आ गई तो फिर जो है हुड्डा के या सैलजा के या सुरजेवाला ग्रुप से कोई नहीं आएगा। हुड्डा अगर आ गया तो सैलजावाला ग्रुप से कोई नहीं आएगा, सैलजा अगर आ गई तो बाकियों के ग्रुप से कोई नहीं आएगा। इतनी गुटबाजी है कि कार्यकर्ता भी एक दूसरे का मुंह देके खुश नहीं है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे के सारे साथी आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते क्यों नहीं सर एक दूसरे के ग्रुप जो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो खुद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप लोगों को भी निमंत्रण देते हैं। जगह जगह कार्यक्रम में आपको मिलते भी हैं। देखो क्या होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। हो सकता है कोई साथी ना भी गया हो सकता है कोई साथी चले जाते हों। क्या होता है, मैं यूथ कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। अगर यूथ कांग्रेस का कोई प्रोग्राम हमें मिलता है कि जैसे अभी ये जो खिलाड़ियों का था कि खिलाड़ियों के मुद्दे के ऊपर आपको प्रोटेस्ट करना है, या इससे पहले हमारे राहुल गांधी जी की जो सदस्यता थी वो जब छीन ली गई थी, तो मैंने भी एक मार्च जो है वो यहाँ निकाला था, हिसार में निकाला था। तो वो हर बार का जो मामला होता है, पार्टी की अलग अलग विंग अलग अलग तरीके से काम करती है। तो कई साथी हो सकता है किसी दूसरे, जैसे मैं यूथ कांग्रेस में काम करता हूँ, तो हो सकता है सीनियर प्रोग्राम में किसी में ना जा पाया हूँ, हो सकता है कोई सीनियर आदमी मेरे प्रोग्राम में भी ना आया हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना है, और जितने ज़्यादा लोगों को हम इसमें अपने साथ लेके चलेंगे उतना ज़्यादा हमारी पार्टी को फ़ायदा होगा। और 5 नेता अगर हमारे स्टेट लेवल के हैं तो इससे कोई नुकसान की बात नहीं है, ना तो लोगों को नुकसान है ना स्टेट को नुकसान है। इतने लीडर किसी भी पार्टी में स्टेट लेवल के होने ही चाहिए। अगर एक ही नेता है और एक ही नेता की मोनोपोली है तो कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है वो लोकतांत्रिक पार्टी है, और लोकतांत्रिक पार्टी में जो स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारी कांग्रेस का वही स्ट्रक्चर है। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की, लेकिन चुनाव लड़ने की इच्छा मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी का गला पकड़ लूँगा कि भाई मेरे को चुनाव लड़ना ही है। वो पार्टी देखेगी। अब मेरे अलावा भी बहुत साथी हैं जो आवेदन करेंगे, मेरे अलावा भी बहुत साथी हैं जो टिकट मांगेंगे। अब पैरामीटर के ऊपर तो नेता देखेंगे, पैरामीटर के ऊपर तो पार्टी देखेगी। साथियों का जिक्र कर रहे हो तो आप एक बार मेरे को बता ही दो कि भाई बरवाड़ा में आपके हल्के में आपकी पार्टी से क्या लग रहा है कि भाई टफेस्ट जो है कंपटीशन किसको मान रहे हो कि भाई यार ये शख्स है जो शायद हो सकता है कि यार टिकट इसको मिल जाए मेरे को मिल जाए, तो कंपटीशन किसको मानते हो बरवाड़ा में? देखिए, विधायक हमारे यहाँ जेजेपी का बना हुआ है, ठीक है, और हमारा मुकाबला विपक्षी पार्टी से है। तो हमने बीजेपी जब होएगा ना, जब आपको टिकट मिलेगी, टिकट मिलने के लिए कंपटीशन में कौन कौन है? मेरा नहीं कह रहा, हमारा कह रहा हूँ। हमारे का मतलब ये है कि कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी और जेजेपी के साथ है। तो बीजेपी जेजेपी से हमें मुकाबला करना है। मुकाबला करने की बात ये है कि कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, बरवाड़ा से चुनाव जीतेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। रही बात मेरी, मैं आवेदक हूँ, मैं निर्णायक भूमिका में नहीं हूँ। ना मैं किसी के लिए कह सकता कि इसको पक्का मिलेगी, ना किसी को लिए कह सकता कि ये नहीं मिलेगी। ग्राउंड पे सिचुएशन तो पता होती है कि भाई साहब कंपटीशन कौन है, ये बंदा जो है कहीं ना कहीं पत्ता साफ कर सकता है। ऐसा है, कोई ऐसी सिचुएशन का कोई मतलब नहीं बनता। जब आप लगातार पार्टी में काम कर रहे होते हैं तो पार्टी की निगाह जो हो हमारे से बड़ी है, मैं ऐसा मानता हूँ। वो अलग अलग तरीके से देखती है। पार्टी में ये भी देखना पड़ता है
कि हमें, जैसे हमारे अभी जो छत्तीसगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव आया था, और उस प्रस्ताव में ये था कि हम 50 साल से कम लोगों, 50 साल से कम वाले लोगों को संगठन में और सरकार में बराबर भागीदारी 50% रखेंगे। तो अब इसमें मान लो कि जिला हिसार में 7 सीटें बनती हैं, और 7 सीटों में अगर इसी रेसों में पार्टियों को टिकट देनी पड़े, तो क्या पता किस स्वरूप में किस साथी को और कहाँ से कैसे मौका मिल जाए। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कास्ट कम्बिनेशन को देख के किसी साथी को टिकट देनी पड़े। अब हम ये मान के कास्ट चले, का अगर बात कर रहे हो तो एक सवाल मेरा ये भी है कि अक्सर जो है कांग्रेस आरोप लगाओगे बीजेपी के कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम रखे है, वोट ने इस तरीके से डिवाइड करा। कांग्रेस भी तो कहाँ कम है, आपके बरवाड़ा हल्का में ले लो, कभी जाट नॉन जाट होता है, कभी जो है ओबीसी वालों को टिकट पकड़ा दी जाती है, तो कांग्रेस कहाँ कम है? कांग्रेस भी यूं ही जातिवाद करती है, और आखिर कब तक चलेगा ये जातिवाद? ना ये जातिवाद नहीं है, किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देना, हाँ, मतलब किसी भी जाति के साथी को मौका देना, हाँ, और पार्टी देखती है कि अपने प्लेटफॉर्म पे कहाँ दे सकती है। हाँ, अब शेड्यूल कास्ट भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, हाँ, जर्नल भी हैं। अब किस को किस जगह पे किस हलके में कैसे आगे बढ़ाना है, वो पार्टी देखती है। इसमें कास्ट का कहाँ मामला है? अगर 36 बिरादरी में सभी साथियों को अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो कास्टिज्म थोड़ी है ये तो उस कास्ट को आगे बढ़ाने का मामला है। कास्टिज्म तब होता कास्ट है, देख के क्यों बढ़ाना है जनाब? आप यूं देख के यूं क्यों बढ़ाया जाता है कि भाई जाटों के वोट ज्यादा है तो जाटों के कैंडिडेट को जो है मिलना चाहिए, कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग उसको मिलना चाहिए, कास्ट देखनी नहीं चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ। मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात के लिए? मैं खुद कह रहा हूँ, अगर कोई साथी डिजर्विंग है, अगर उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाति का एक घर पड़ता है और पार्टी अगर उसको अकोमोडेट करती है, तो मैं पहला आदमी हूँ जो आगे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाऊंगा, उसके लिए वोट मांगूंगा। मैं पहला आदमी हूँ। अच्छा। और मैं इस बात को मानता भी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ज़िले में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में से हमें किसी एक जाति को रिप्रेजेंटेशन देना है और हम कहीं कोई तालमेल नहीं कर पाए, हो सकता है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको देनी पड़े, तो उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कई बार अच्छे उम्मीदवार को भी इस तरीके से कई बार दरकिनार करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। पिछले दिनों की बात है, मैं आपको बताऊं, अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका में 2 हमारे बहुत मजबूत उम्मीदवार थे जो टिकट मांग रहे थे। एक उसमें AICC हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी थे। तो जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी की बात आई तो राहुल गांधी जी ने उनको बुलाया और राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं आपसे आपके मान सम्मान की जिम्मेवारी लेता हूँ, आप अपने दूसरे साथी को चुनाव लड़ने दो और आपके मान सम्मान का ध्यान भी रखूंगा और आपको उचित स्थान भी मिलेगा, आप चुनाव को छोड़ दो। उन्होंने राहुल गांधी जी की बात को माना, उनके नेता हैं, और वो दूसरे साथी को चुनाव लड़ने का मौका मिला। अभी अभी जो कैबिनेट बनी है, जिस साथी से वो मौका लिया गया था, इस कैबिनेट में वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं बगैर विधायक। चलो, राहुल गांधी का जिक्र आप करने लग रहे हो। राहुल गांधी ने पिछले दिनों जो है पूरे हिंदुस्तान में एक पैदल यात्रा निकाली, परिवर्तन जो है अपनी तरफ से रैली एक तरीके से निकाली गई। सो उस यात्रा का कितना असर अब की बार पूरे हिंदुस्तान में आप दिखने लग रहे हो? राहुल गांधी का कोई इम्पैक्ट आप लगे है कि जो है अलग अलग स्टेट्स में दिखने मिल सके? देखिए, अभी अभी चुनाव हुआ है और आपने पूरे मीडिया में भी ये चर्चा है, आप लोग भी चर्चा करते हैं। हर स्टेट में इस यात्रा का हमें बहुत फ़ायदा मिला है। उसका फ़ायदा मिलने का मतलब यही है कि आज राहुल गांधी जी जब हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो कैलिफोर्निया अमेरिका में हैं और वो वहाँ भी यही बात कर रहे हैं कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूँ। कर्नाटका का चुनाव हुआ और कर्नाटका में हमें लैंडस्लाइड जो है बहुमत मिला है, 136 सीटें हमारे को मिली हैं। अब जो चुनाव है, 4 प्रदेशों का चुनाव इसी साल में ड्यू है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को चोर के बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। तेलंगाना जो है वहाँ अभी KCR की गवर्नमेंट है। तो ये जो चुनाव होंगे, इन चुनावों में कर्नाटका ने सिद्ध किया है कि भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से शुरू हुई तो सबसे पहले वो तमिलनाडु को क्रॉस करके आई, दूसरा स्टेट उसके बाद में केरला था और केरला के बाद में जो हमारी यात्रा जो थी वो कर्नाटका में एंट्री करी थी। तो उस समय जब तमिलनाडु से चले थे तो लोगों ने कहना शुरू किया था कि केरल में ऐसा रिजल्ट नहीं होगा, केरल के बाद कहना शुरू कर दिया था कि कर्नाटका में ऐसा नहीं होगा, उसके बाद कहा कि तेलंगाना में ऐसा नहीं होगा, उसके बाद कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, कि महाराष्ट्र के बाद में कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसे यात्रा नहीं चलेगी। लेकिन
तमिलनाडु से स्टार्ट होकर के जब ये यात्रा मध्य भारत तक पहुंची तो ये यात्रा जो है वो ऐतिहासिक हो गई थी। और उसके बाद में जब आम लोगों ने इसके साथ जुड़ना शुरू किया, हर प्रदेश में जुड़ना शुरू किया, उसके रिजल्ट मैं आपको आज इस इंटरव्यू में मैं कह रहा हूँ और ये हमारा दर्ज रहेगा कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव होगा तो मध्य प्रदेश में कर्नाटक से भी बड़ी कांग्रेस की जीत होगी बीजेपी के खिलाफ। क्या बात है। और हरियाणा की भी फिर करी दो भविष्यवाणी। देखिए हरियाणा का तो आपको खुद को ही पता है कि यहाँ सुनो कांग्रेस, आपके मुंह से। यहाँ कांग्रेस कम से कम बता रहा हूँ आपको 75 से ज़्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस विधानसभा के चुनाव में। लेकिन अभी चुनाव काफ़ी दूर है, इससे पहले मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव है, देश की सरकार का गठन होना है। लेकिन फिर भी जो आज के हालात हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, मैं जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, तो लोग किसी न किसी काम से किसी न किसी काम को लेकर के मेरे पास भी आते हैं, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ। तो वहाँ जो सुनने को मिलता है, जैसे जो चीज़ें इन्होंने अब जो कर्मचारी हैं जो हमारे ओपीएस को मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी पुरानी आपको बहुत कम लोगों से मिलना हुआ होगा, ऐसे लोगों से जिनको ओपीएस नहीं मिला है। आप देखोगे कि जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर था, जिसकी सैलरी 2-2 सवा 2-2 लाख रुपए रही है, उनकी अगर आप पेंशन की बात करोगे तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 2,500 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। 2,500 हज़ार रुपये पेंशन में कैसे गुजारा करें लोगों ने। बहुत कई लोग तो मेरी नोटिस में जिन्होंने अपनी इस पेंशन को छोड़ के बुढ़ापा पेंशन बनवा ली, क्योंकि उसमें 2,500 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, 2750 रुपये मिल रहे हैं कि हम इससे अच्छे तो बुढ़ापा पेंशन ले लेंगे, 60 प्लस की हमारी एज है। तो ओपीएस जो है वो हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में ओपीएस दिया है, कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में ओपीएस दिया है, कांग्रेस की सरकार ने कल ही हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू कर दिया है। तो उसके अलावा अगर आप गांव में जाएंगे, कर्मचारी 2.25 लाख के आसपास हैं जो ओपीएस में आते हैं, हरियाणा के कर्मचारी बता रहा हूँ आपको। उसके अलावा जब आप गांव में जाओगे तो आपको पीपी परिवार पहचान पत्र का जिक्र मिलेगा। वो परिवार पहचान पत्र नहीं, परिवार परेशान पत्र हुआ है। और उसमें जो किसी की इनकम कम हो गई है, किसी की इनकम ज़्यादा हो गई है, किसी का पीला कार्ड कट गया है, किसी का गुलाबी कार्ड कट गया है, जब आप खासकर जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया था, जिन लोगों ने इनको शिद्दत से वोट दिया था, उन लोगों को इतना परेशान कर दिया सरकार ने। उसके रिजल्ट आपको पहले तो मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में मिलेंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में मिलेंगे। और आने वाले समय में आप हर रोज़ देखोगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी। चलो, बहुत सारी बात गिनवा दी सेंटर की या स्टेट की। वापस से एक बार आपका जो हल्का है उसमें पहुंच जाओ। वहाँ बरवाड़ा में, बरवाड़ा खातर तैयारी कर रहे हो तो भाई एक चैलेंज छोटा सा मेरी तरफ से कि एक सांस में फटाफट बरवाड़ा के मुद्दे गिनवा दो। देखिए, जो मुद्दे हिसार के हैं वही बरवाड़ा के हैं, कोई अलग मुद्दे नहीं है। बरवाड़ा शहर में आप जाते हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस हरियाणा में एक सब डिवीज़न बरवाड़ा ऐसा है जिससे बदतर हालत में आपको कोई सब डिवीज़न नहीं मिलेगा, जहां आपका एसडीएम बैठता हो और जिसकी मेन सड़क जो है इतना जिसमें पानी खड़ा होता हो। एक कॉलोनी ऐसी नहीं जिसका सीवरेज चलता हो, और एक रोड ऐसा नहीं है जो साफ़ सुथरा हो। बरवाड़ा शहर का तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। रही बात गाँव के विकास की, गांव के विकास की बात करें तो मैं खुद जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ, मैंने देखा है इतना बुरा हाल। मेरे खुद गांव जो 7 रोड है, एक पंचायत जो हमारी नगर निगम में आती है और लगभग 12,500 13,000 वोट पड़ते हैं उसमें, उस नगर निगम वाली 7 रोड को पूरी को उखाड़ के फेंक दिया सरकार ने। आप मेरे गाँव में एक कोने से घुस के दूसरे कोने में निकल नहीं सकते। इन्होंने क्या किया, गुजरात की किसी कंपनी को उठा करके ठेका दे दिया, अपनी मर्जी से काम करते रहे। पहले सीवरेज दबाने का प्रयास किया, उसके बाद में पानी की पाइपलाइन दबाने का प्रयास किया, और ऐसे कर करके पूरे गांव को इस तरीके से ख़राब कर दिया। ये छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल दिए आपको मैंने। एक तो बरवाड़ा, क्योंकि हमारा लाइन दबाने की बात करें, जो फिलहाल बरवाड़ा में लाइन दब रही है, उसको लेकर क्या कहोगे? वो ठीक बचने लग रही है? ऐसा है, देखो, राम सुख रखे और या ठीक दबजे, तो मैं ठीक मान लूँगा उसने। इस रोड को ना इसी सरकार में 3 बार बना के 3 बार पाड़ लिया इन्हें। इसी रोड को 3 बार बना के 3 बार पाड़ लिया, तो अब कैसे भरोसा करा इन पे कि भाई ये इसने भी ठीक रखेंगे? अगर इनकी ये ठीक दबजे, ये पे तो पाड़न लग रहे हैं, बनाने कौन लग रही है? बनाने की जब बात आओगी, इन पाड़ दिया, पाड़ के दाऊँ सुतरा बना दें, और सुतरा बनाए पचे पानी उतर रहे तो भी 5 साल पाछा मानियो, क्योंकि इनका उसका वहाँ एक एसटीपी बना हुआ है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। हरियाणा का एकमात्र सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है हरियाणा का, जिसमें उल्टा पानी चल रहा है। उल्टा पानी का मतलब है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाना चाहिए, जबकि उसका पानी शहर की तरफ आता है। और उसमें इंक्वायरी हुई, उसमें
बड़े जो अधिकारी थे वो सारे के सारे इन्वॉल्व थे, कई लोगों के सस्पेंशन का भी लिखा गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि इतनी इतनी अंधेर कर दी है, इतनी अंधेर कर दी कभी देखी ही नहीं। और इतनी अच्छी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, केवल बरवाड़ा शहर जिसमें लगभग 40 से 45 हज़ार आबादी का वो शहर है। बहुत छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। बहुत आसानी से और बहुत संभाल के बहुत अच्छे से उसको किया जा सकता है। उसमें सीवरेज की व्यवस्था की जा सकती है, पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन कारण क्या है? कारण यही है कि जब किसी चीज़ का ज्ञान ना होना, तो अगर आप उसको पिल्लो पकड़ाओगे तो उसमें तो लोगड़ काट लेंगे। तो ये तो लोगड़ काटने वाले इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे, इनका कोई मतलब नहीं। बूढ़ा मरो जवान हत्या तक काम, इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, हमारे पीछे कुकर बने। जिस रोड को 3 साल में 3 बार बनाना पड़ जाए, उस रोड में पाड़े हैं बना दें, पाड़े हैं बना दें, पाड़े बना दें, तो वो बनाया किस लिए था? आप उसकी जांच करोगे, आपको खुद पता लगेगा कि इन्होंने जिस टाइम पे पहले जब पास करवाया था, ये कहा था कि अब देखना बरवाड़ा सारा का सारा बहुत सुथरा हो जाएगा। उस बरवाड़ा में कोई निकलना ही पसंद नहीं करता। बिल्कुल। तो भाई खैर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इन मुद्दों पर जुड़ने खातर। काफ़ी चर्चा जो है ना, काफ़ी डीप से ना आखिरी में बताया है कि भाई जिस तरीके से बार बार सड़क पढ़ना उड़ना, मैंने भी इस चीज़ पे, इस मुद्दे पे बहुत बार आवाज़ उठाई और आगे भी उठाती रहूँगी। लेकिन भाई एक ये छोटा सा इंटरव्यू फिलहाल हल्के के बरवाड़ा हल्के की मौजूदा हाल पे, कि भाई फिलहाल उड़ा चालन के लाग रहा है राजनीतिक तौर पर, या फिर भाई वो जो भी विकास का कार्यक्रम वो बड़ा होया कि नहीं होया, या फिर वो जो है दिन ब दिन छोटा होता जाने लग रहा है। और गणेश मुद्दे आगे भी सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और एक बार फिर से आपका धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को भी विशेष तौर पे धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि मैं बिग सिटी न्यूज़ से जब शुरुआत हुई थी तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं लगातार लंबे समय से, जब आप शुरुआत में जब आए थे उस समय से मैं आता रहा हूँ, और लोगों ने काफ़ी प्रेम दिया। तो भाई ये मेरे साथ में कृष्ण साथरोड जी। खैर सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आगे भी जो है इंटरव्यूज़ की या पूरी जो है सीरीज़ लगातार यूं ही जारी रहोगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए सिर्फ बिग न्यूज़ से। नमस्कार।